Hello everyone, hope your cat preparation is going on in full swing and welcome to this new session in which we are going to revise the entire LR and DI section. My name is Ashish and इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें we revise all the main concepts of VARC section. तो जिन लोगों ने वो क्लास अटेंड नहीं करी थी आई एम गिविंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसमें VARC के सारे टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से हमने कवर किया था. तो दोज हु हैव नॉट वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो गो एंड वॉच दैट एज वेल. उसके अलावा भी जितने इंपॉर्टेंट रिविजन सेशंस हैं जो आपको अभी देखने चाहिए इन द कमिंग 3-4 डेज वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ. तो आई होप यू विल टेक फुल यूज़ ऑफ दीज फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज एजेंडा जिसमें हम DILR के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे रेंजिंग फ्रॉम गेम्स एंड टूर्नामेंट्स टू बार ग्राफ टू पाई चार्ट टू LR बेस्ड DI टू DI बेस्ड LR अरेंजमेंट एंड ग्रुपिंग्स एंड सो ऑन. और मेरी कोशिश ये है कि जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें वो कैट के ही क्वेश्चंस हों सो दैट आपको एक रियलिस्टिक आइडिया मिल सके कि कैट के लेवल्स पे आपका प्रिपरेशन लेवल कैसा है. So we'll try to solve the past year CAT papers only. So let's get started with our first question which is taken from the last year's CAT exam. तो CAT 2019 से हम start कर रहे हैं. पिछले साल ये question आया था. So first you read the question, pause the video, try to solve the questions and then come back to see the solution. That should be the ideal approach to watch this particular session. तो ये आपके पास इन्फॉर्मेशन है. उसके बाद यू हैव 4 क्वेश्चंस 1 2 3 4 दीज आर ऑन स्क्रीन. क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए. देन आई एम मूविंग बैक टू द इन्फॉर्मेशन और उसके बाद खुद से सॉल्व करिए एंड देन कम बैक टू चेक. द क्वेश्चन एयर इज सेइंग 3 डॉक्टर्स बेन केन एंड वेन visit a particular clinic Monday to Saturday to see patients. Dr. Ben sees each patient for 10 minutes, charges 100 rupees. Dr. Kane sees each patient for 15 minutes, charges 200 rupees. Dr. Wayne sees each patient for 25 minutes, charges 300 rupees. The clinic has 3 rooms 1 2 3 which are assigned to 3 doctors as per the following table. तो टेबल में दिया गया रूम 1 2 3 मंडे ट्यूसडे में अलग लोगों को असाइन होता है, वेडनेसडे थर्सडे में अलग लोगों को असाइन होता है एंड सिमिलरली फ्राइडे एंड सैटरडे इज डिफरेंट. तो अभी तक क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमारे पास 3 डॉक्टर्स हैं. सबसे पहले डॉक्टर B, K एंड W मान लेते हैं इनको. सो B टेक्स 10 मिनट्स, K टेक्स 15 मिनट्स एंड W टेक्स 25 मिनट्स पर पेशेंट. B charges 100 rupees, K charges 200 rupees and W charges 300 rupees. So that is what is given till now. और उसके बाद रूम 1 2 3 अलग अलग दिन में अलग अलग लोगों को दिए जाते हैं 2-2 दिन करके. आगे का क्या कहा गया है, द क्लिनिक इज ओपन फ्रॉम 9 to 11:30 AM मंडे टू सैटरडे यानी 2.5 hours per day. On arrival, each patient is handed a number token indicating their position in the queue, starting with token number 1 every day. As soon as any doctor becomes free, the next patient in the queue enters that emptied room for consultation. तो टोकन नंबर मिल जाता है हर एक पेशेंट को. जैसे ही कोई डॉक्टर फ्री होता है तो पेशेंट अंदर चला जाता है. If at any time more than one room is free, then the waiting patient enters the room with the smallest number. For example, if the next 2 patients in the queue have token number 7 and 8 and room number 1 and 3 are free, the patient with token number 7 enters room number 1, patient with token number 8 enters room number 3. तो अगर 2 रूम एक साथ फ्री हैं तो जो रूम का नंबर कम होगा उसमें पेशेंट पहले जाएगा. सो दिस इज ऑल वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ. नाउ लेट्स चेक द क्वेश्चंस फर्स्ट. First question says, what is the maximum number of patients that the clinic can cater on any single day? Maximum number of patient. तो एक दिन में क्लिनिक कितनी देर खुलता है, 2.5 आवर्स. और हर एक डॉक्टर की अलग अलग मिनट्स हैं. 2.5 आवर्स को मिनट में चेंज कर लें तो 150 मिनट्स हो जाती हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने
अगर हम बात करें बी की, तो बी कितने पेशेंट्स देख लेगा 150 मिनट्स में? 150 अपॉन 10, क्योंकि 10 मिनट्स लगती है एक पेशेंट पे। सो बी विल केटर टू 15 पेशेंट्स इन वन डे और इन 2.5 आवर्स, क्योंकि एक दिन में 2.5 आवर्स ही क्लिनिक खुलेगा। के विल केटर टू हाउ मेनी पेशेंट्स? 150 अपॉन, के को लगते हैं 15 मिनट, तो 150 अपॉन 15, दैट इज 10 पेशेंट्स। एंड डब्ल्यू विल केटर टू हाउ मेनी पेशेंट्स? 150 अपॉन डब्ल्यू को लगते हैं 25 मिनट्स, so दैट इज 6 पेशेंट्स। तो टोटल कितना हो जाएगा एक दिन में? 15 प्लस 10 प्लस 6, so दैट इज 31। तो मैक्सिमम 31 पेशेंट्स को देख सकते हैं अगर बिल्कुल भी खाली ना रहे। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट आंसर हियर इज 31। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इट सेज द क्यू इज नेवर एम्प्टी ऑन वन पर्टिकुलर डे विच इज सैटरडे। विच ऑफ द 3 डॉक्टर्स वुड अर्न द मैक्सिमम अमाउंट इन कंसल्टेशन चार्जेस। तो अगर बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलता है सैटरडे को, तो कौन से डॉक्टर को सबसे ज़्यादा पैसे मिलेंगे? तो बी कितने रुपए कमा सकता है? बी 15 पेशेंट देख सकता है अगर कुछ भी फ्री टाइम नहीं मिलता तो, और एक पेशेंट के वो चार्ज करता है 100 रुपीज़। तो 15 इंटू 100, so B will earn 1500, K will earn how much? 10 patients 200 rupees, so 10 into 200, K will charge 2000 rupees. W will earn how many? 6 into 300, which is 1800 rupees. So the maximum consultation is of K, so the correct answer here would be Dr. Kane, second option. अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Mr. Singh visited the clinic on Monday, Wednesday and Friday of a particular week, arriving 8:50 on each of the 3 days. His token number was 13 on all the 3 days. तो सेम टाइम पे आया, सेम टोकन नंबर मिला तीनों दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ऑन विच डे वॉज ही एट क्लिनिक फॉर द मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो किस दिन वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन पे क्लिनिक के लिए रहा। अब यहाँ पे इंस्टिंक्टिवली एक आंसर आता है कि जब सब कुछ सेम था तो ड्यूरेशन भी सेम रही होगी, तो ए ऑप्शन मार्क कर देते थे, बट दैट मे नॉट बी करेक्ट, क्योंकि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे पे रूम नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर आप देखें, मंडे को अलग ऑर्डर है, वेडनेसडे को दूसरा ऑर्डर है, और फ्राइडे पे कुछ और ही है, एलोकेशन ऑफ रूम्स। तो किस रूम में उसका नंबर आएगा, दैट डिपेंड्स, क्योंकि एक डॉक्टर 10 मिनट लेगा, एक 15 मिनट लेगा, एक 25 मिनट लेगा। तो उसी हिसाब से पता लगेगा कि किस डॉक्टर के पास हो जाएगा तो कितनी ज़्यादा ड्यूरेशन उसको लगेगी। नाउ लेट्स मेक ए टाइम लाइन फॉर दिस। सो सबसे पहले देखते हैं मंडे में क्या सिचुएशन हो सकती है। तो मंडे में अलोकेशन ऑफ रूम है बेन, केन एंड वेन। तो सबसे पहले आएगा डॉक्टर बेन, उसके बाद केन, उसके बाद वेन, रूम नंबर 1 2 3। और ये 9 बजे से स्टार्ट होता है सब। बेन टेक्स 10 मिनट्स, केन टेक्स 15 मिनट्स, वेन टेक्स 25 मिनट्स। तो यानी 9 बजे से, अब 13 टोकन नंबर उसका कब आएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स डिवाइड इट इनटू टाइम स्लॉट्स। तो 9 बजे से पहला जो पेशेंट होगा वो 9:10 तक उसको बेन देखेगा। सो दिस इज टोकन नंबर 1। लेट्स मेक इट इन 20 मिनट्स के स्लॉट्स कर लेते हैं। तो लेट्स से नेक्स्ट इज 9:20, क्योंकि इसके 2 पेशेंट खत्म हो जाएंगे तब तक, 1 and 2। सो पहला जो पेशेंट आएगा वो बेन के पास आएगा, बी के पास। दूसरा पेशेंट के पास आएगा, के टेक्स 15 मिनट्स। तो 9 से 9:20 थोड़ा ये पहले ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स से दिस इज द वन, दिस इज पेशेंट नंबर 2 विथ टोकन नंबर 2। उसके बाद तीसरा जाएगा डब्ल्यू के पास, उसको 25 मिनट लगते, तो 9:20 से थोड़ा आगे निकल जाएगा। सो दिस इज पेशेंट नंबर 3। सो दैट इज द सिचुएशन। 20-20 मिनट के हम टाइम स्टैम्प यहाँ पे लगा लेते हैं। दिस इज 9:40, 9:40 प्लस 20 इज नथिंग बट 10। तो अब 3 पेशेंट हो गए। चौथा पेशेंट कहाँ जाएगा, जो अभी खाली है। तो सबसे खाली कौन हो जाएगा, 10 मिनट में बी खाली हो जाएगा। सो 4th टोकन विल गो हियर, जो कि 9:20 पे 4th वाला पेशेंट भी खत्म हो जाएगा उसका। अब पेशेंट नंबर 5 कहाँ जाएगा, ये इसके पास जाएगा, के पास, क्योंकि वो अब खाली हो चुका है, और उसको लगते हैं 15 मिनट। तो 9 से 9:50, 9:30 यानी ये इसके बीच में पहुँच जाएगा। यहाँ तक वो पेशेंट नंबर 5 को देखेगा। दिस विल बी द सिचुएशन।
अब पेशेंट नंबर 6 कहाँ जाएगा? अभी ध्यान दीजिए, पेशेंट नंबर 6 जाएगा बी के पास, क्योंकि डब्ल्यू इज ऑक्यूपाइड टिल दिस पॉइंट इन टाइम 9:25 तक, और वो 9:20 पे खाली हो चुका बी, सो दैट मीन्स पेशेंट नंबर 6 विल गो हियर, और 10 मिनट लगेंगे उसको, यानी 9:30 तक पेशेंट नंबर 6 चलेगा। अब 7th वाला जाएगा डब्ल्यू के पास। हम यहाँ देख रहे हैं जो भी लाइन सबसे छोटी होती है उसके पास पेशेंट जाएगा, तो अभी सबसे छोटी लेंथ किसकी है? डब्ल्यू की। सो 7th विल गो हियर, और 25 मिनट तक, यानी 9:25 से 25 मिनट और 9:50 तक, तो दिस विल गो समवेयर हियर, दिस इज पेशेंट नंबर 7। तो डब्ल्यू तो ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड हो गया 9:50 तक। अब पेशेंट नंबर 8 जाएगा बी के पास, क्योंकि रूम नंबर उसका छोटा है। जब दोनों सेम होते हैं तो रूम नंबर जिसका छोटा होता है उसके पास जाएगा। सो दिस विल बी पेशेंट नंबर 8, एंड पेशेंट नंबर 9 वुड बी हियर, जो कि 15 मिनट लेगा। सो दिस विल बी 9। अब पेशेंट नंबर 10 फिर से जो सबसे छोटे वाली लाइन है ऊपर वाली, बी के पास जाएगा, विच इज दिस वन, दिस इज पेशेंट नंबर 10। अब सबसे छोटी लाइन के की है, तो 11 विल गो हियर, तो 15 मिनट लगेंगी। सो दिस विल बी 11। अब बचा 12 और 13। अब सबसे छोटी लाइन है ऊपर वाली, तो 12 विल बी देयर, एंड 13 वुड गो टू अगेन डब्ल्यू, और उसको फिर से 25 मिनट लगेंगे, और 13 ही हमारा पेशेंट है इन द क्वेश्चन। सो दैट मीन्स हाईएस्ट टाइम उसको लग रहा है यहाँ पे डब्ल्यू के पास। लेकिन मंडे में ये उसका सिनेरियो है, क्या ये सिनेरियो वेडनेसडे में भी रहेगा? ये हमें देखने वाली बात है। तो एक बार वेडनेसडे भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स चेक वेडनेसडे, क्योंकि अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा रूम्स का। आई होप ये आपको टाइमलाइन क्लियर होगी, ये जो मैंने ड्रॉ करी है, बिकॉज इट गिव्स यू ए क्लैरिटी कि 13th वाला कहाँ पे आएगा। तो सेम टाइमलाइन ले लेते जो पहले वाले उसमें ली थी हमने, सो दैट यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो लेट्स मेक अ स्लॉट अगेन। सो दिस इज 9 AM, दिस इज 9:20, 9:40, 20 मिनट के स्लॉट बना लिए 10 बजे। वेडनेसडे पे ऑर्डर देखते हैं अब क्या था। वेडनेसडे पे ऑर्डर है डब्ल्यू बी एंड के। सो डब्ल्यू बी एंड के, सो डब्ल्यू टेक्स 25 मिनट्स, बी टेक्स 10 मिनट्स, के टेक्स 15 मिनट्स। सो दैट इज द सिचुएशन नाउ। अब जो पहला पेशेंट आएगा वो डब्ल्यू के पास जाएगा, क्योंकि उसका रूम नंबर सबसे छोटा है, विच इज अब ये 25 तक चला जाएगा, दैट मीन्स 9:25। so this is patient number 1। दूसरा बी के पास जाएगा, बी टेक्स 10 मिनट्स, so this is patient number 2। तीसरा 9:15 तक यहाँ तक चला जाएगा, दैट इज 3। अब फोर्थ पेशेंट, सबसे छोटी लाइन अभी है बी की, सो फोर्थ पेशेंट यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 4। फिफ्थ पेशेंट अब सबसे छोटी लाइन के की है, तो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज पेशेंट नंबर 5। सिक्स्थ पेशेंट अब फिर से इसके पास चला जाएगा, दैट इज पेशेंट नंबर 6। अब सबसे छोटी लाइन हो गई डब्ल्यू की, तो 7th वुड बी गोइंग देयर, दैट इज फॉर 25 मिनट्स, तो 9:25 से 9:50 तक, सो दैट विल बी पेशेंट नंबर 7। अब पेशेंट नंबर 8, दोनों इक्वल हैं, तो इसके पास जाएगा जो कम रूम नंबर में होगा, विच इज पेशेंट नंबर 8। पेशेंट 9 जाएगा के पास फॉर 15 मिनट्स, दिस इज पेशेंट नंबर 9। देन 10 विल अगेन गो विथ बी, क्योंकि सबसे छोटी लाइन अभी उसकी है 10 मिनट के लिए, दैट इज 10। 11th विल गो, अब सबसे छोटी लाइन नीचे वाले के की, तो 11th विल गो हियर। 12th विल गो विथ डब्ल्यू, क्योंकि उसका रूम नंबर कम है, तो दैट इज 12। एंड 13th जो कि हमारा पेशेंट है इन क्वेश्चन विल गो विथ बी, और 10 बजे वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसको अब सिर्फ 10 बजे छुट्टी हो जाएगी। और वेडनेसडे में उसको जाना पड़ रहा था 10 बजे से भी काफ़ी आगे तक, क्योंकि डब्ल्यू जो 25 मिनट लेता है उसके पास उसका अपॉइंटमेंट आया था। सो दैट मीन्स अब अगर ऑप्शंस देखें, सेम ड्यूरेशन तो नहीं हो सकती, क्योंकि मंडे और वेडनेसडे में अलग अलग है। मंडे में वो डब्ल्यू के पास था, तो ऑब्वियस सी बात है वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, तो मंडे शुड बी द आंसर। क्योंकि वेडनेसडे में तो वो ख़त्म ही हो गया बी के पास जाके, अगर डब्ल्यू के पास जाएगा, डब्ल्यू का टाइम मैक्सिमम है, तभी उसको सबसे ज़्यादा देर लगेगी। सो दैट शुड बी द आंसर। अदरवाइज आप फ्राइडे की टाइम लाइन भी बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी बनाई थी मंडे और वेडनेसडे की।
सो दैट वाज अ टिपिकल क्वेश्चन. पहले दो क्वेश्चन रिलेटिवली इजी थे, बट थर्ड वन वाज अ ट्रिकी वन. लेट्स ट्राई द फोर्थ वन. So the fourth one says, on a slow Thursday, only two patients are waiting at 9 a.m. After that, two patients keep arriving at exact 15 minutes intervals, starting 9:15 to 9:30, 9:45 and so on. तो 15-15 मिनट के गैप के बाद आ रहे हैं लोग दो दो करके. The total duration in minutes when all the three doctors are simultaneously free. तो तीनों डॉक्टर simultaneously free कब होंगे? तो फिर से हमें टाइमलाइन बनानी पड़ेगी. थर्सडे की बात चल रही है अभी. तो थर्सडे को ऑर्डर क्या था रूम्स एलोकेशन का, वो देख लेते हैं. थर्सडे इज डब्ल्यू बी एंड के. सो दिस इज डब्ल्यू बी एंड के, रूम नंबर 1, 2, 3. तो फिर से हम टाइम स्लॉट्स डिवाइड कर लेते हैं. इस बार 15-15 मिनट के ले लेते हैं क्योंकि हर 15 मिनट बाद पेशेंट आ रहा है. तो 9:15, उसके बाद 9:30, उसके बाद 9:45 एंड सो ऑन. तो ऐसे चलेगा. अब शायद दो पेशेंट्स हैं 9 बजे. तो पहला पेशेंट ऑब्वियसली डब्ल्यू के पास जाएगा. डब्ल्यू को लगते हैं 25 मिनट्स, बी को लगते हैं 10 मिनट्स, के को लगते हैं 15 मिनट्स. तो पेशेंट नंबर 1 विल गो टू डब्ल्यू टिल 9:25. दिस इज पेशेंट नंबर 1. Patient number 2 will go to B till 9:10. That is patient number 2. So that is 9:10. अब अगले जो दो पेशेंट होंगे वो 9:15 बजे आएंगे 9:15 पे. तो यानी के पास शुरू में कोई नहीं रहेगा. अब 9:15 पे पेशेंट नंबर 3 विल बी देयर विथ whom, ये हमें देखना पड़ेगा. So patient number 3 will again go here for 10 minutes. अब पेशेंट नंबर 4 आ जाएगा के पास फॉर 15 मिनट. तो 15 मिनट पूरे वो इस स्लॉट में फिल हो जाएंगे. सो दैट इज पेशेंट नंबर 4. और अगर देखें आप इसके बाद फिर से यही साइकिल रिपीट होगी क्योंकि फिर से हम उसी सिचुएशन में आ गए हैं. तीनों स्टार्ट करेंगे और दो पेशेंट आ रहे हैं. दैट मीन्स दिस एंटायर टाइमलाइन विल कंटिन्यू जब तक हमारा क्लिनिक खुला रहेगा. दैट मीन्स वो कभी साइमल्टेनियसली तो फ्री होंगे नहीं. सो दे विल नेवर बी फ्री. सो द करेक्ट आंसर वुड बी 0. टोटल ड्यूरेशन इन विच ऑल आर साइमल्टेनियसली फ्री इज 0. सो दैट वाज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. आई होप आपके आंसर सही आए होंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप देखें पहले दो क्वेश्चन डुएबल थे, बाद के दो क्वेश्चन में आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ेगा. तो इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही से करिएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दैट इज अ क्वेश्चन ऑन पाई चार्ट. डेटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक काफ़ी इजी टॉपिक होता है पाई चार्ट यूजुअली. इसमें एक ही चीज़ ध्यान देने वाली होती है, कुछ चीज़ें परसेंटेज में होती है, कुछ चीज़ें डिग्रीज में होती हैं, जो कि मैंने इस क्वेश्चन में लिया हुआ है. तो उसका कॉन्सेप्ट हम सही से आज क्लियर कर लेंगे. तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया वो देखते हैं. द क्वेश्चन एयर इज सेइंग स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट्स रिगार्डिंग द सेल्स ऑफ 5 मॉडल्स ऑफ कार 2010 और 11 में एंड आंसर द क्वेश्चन. फिगो, होंडा सिटी, i10 एंड सो ऑन 5 मॉडल के फिगर्स दिए गए हैं 2 साल में, 2010 और 11 के. क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस हैं आपके पास. पहला क्वेश्चन है 2010 में सेल्स हैं ऑल कार मॉडल्स इज 80,000. दे हैव ग्रोन बाई 20% इन 2011. व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फिगो कार सोल्ड इन 2011 ओवर 2010. ऑल राइट. सो 2010 में टोटल था 80,000 और उसने कहा है कि ये 25% बढ़ गया तो प्लस 25% हो गया. 25% इज नथिंग बट 1/4. तो 1/4 इंक्रीज कर दो तो 1/4 ऑफ 80,000 इज 20,000. तो 80,000 में 20,000 इंक्रीज हो गया यानी 2011 में टोटल फिगर हो जाएंगे 100,000, 1 लाख. सो दैट इज द फिगर. अब फिगो की वैल्यू उसने 2010 और 11 में पूछी है. फिगो 9% था 2010 में. 9% ऑफ व्हाट? 9% ऑफ 80,000. तो 80,000 का 1% होगा 800. 1% इज नथिंग बट 1/100. किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर दो तो 1% आ जाता है. तो 1% इज 800. तो 9% इसका 9 गुना हो जाएगा. 9 × 8 इज 7200. सो दैट वाज फिगो इन 2010. 2011 में क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू दी गई डिग्रीज में, परसेंटेज नहीं दी गई. दैट मीन्स सेंट्रल एंगल जो फिगो बनाएगी दैट वुड बी ऑफ 44 डिग्री. सो दिस एंगल इज 44 डिग्री.
अब हमें ये भी पता होता है कि 360 डिग्री इज नथिंग बट 100%, तो पूरा एंगल 360 होता है, पूरा परसेंटेज 100% होता है। तो इफ 360 डिग्री इज 100%, व्हाट इज 44 डिग्री? 44 डिग्री इज 100% अपॉन 360 इंटू 44। अब 100% की वैल्यू कितनी थी? 1 लाख, तो 44 डिग्री हो जाएगा 1 लाख 100% जो था डिवाइडेड बाई 360 इंटू 44। इसको जब आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 12,222 के आसपास। तो पहले 7,200 थी, अब 12,200 कुछ हो गई है। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 5,000 का इंक्रीज हुआ है, लेस देन 5,000 का इंक्रीज है। दैट मीन्स फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट फिगर आपको दिया गया है 5,000 से थोड़ा सा कम है, तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है विच इज 4860। क्वेश्चन नंबर 2 सेज इफ द सेल्स 2010 में फॉर ऑल द कार मॉडल्स इज 80,000 जो पहले भी था एंड 25% ग्रो हो गया, देन हाउ मेनी मॉडल्स हैव ग्रोन मोर देन द एवरेज ग्रोथ रेट फॉर ऑल द मॉडल्स टेकन टुगेदर। तो एवरेज ग्रोथ रेट सारे मॉडल्स की एक साथ लें तो कितने मॉडल्स उससे ज़्यादा ग्रो करेंगे एवरेज ग्रोथ से। अब यहाँ पे एक फंडा समझना आपको ज़रूरी है। 2010 2011 अगर दोनों का लेट्स से मार्केट शेयर सेम है, यहाँ भी 10% ग्रोथ हुई है और यहाँ भी 10% ग्रोथ हुई है, देन ये जो ग्रोथ होगी दिस विल ग्रो बाय द एवरेज ग्रोथ इक्वल टू द एवरेज ग्रोथ। अगर दोनों का मार्केट शेयर, दोनों कार्स मतलब एक जो कार है उसका दोनों साल में मार्केट शेयर सेम रहता है, तो वो एवरेज जो ग्रोथ होगी उससे ग्रो करेगी, सीधी सी बात ये है। अगर पहले साल में ये 10% था और दूसरे साल में ये ग्रेटर देन 10% हो जाए, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कार मॉडल ने ग्रेटर देन एवरेज ग्रोथ से ग्रो किया है। दैट मीन्स एवरेज ग्रोथ क्या थी? 25%। तो यहाँ पे तो इक्वल टू 25% आ जाता पहले केस में, दूसरे केस में दिस शुड बी ग्रेटर देन 25%। अगर ये 10% होता और ये लेस देन 10% हो जाए, दैट मीन्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार ने लेस देन एवरेज ग्रोथ से ग्रो किया। सो ये फंडा आपको समझना ज़रूरी है वाइल सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो हमें बताना है कि हाउ मेनी मॉडल्स हैव ग्रोन मोर देन द एवरेज ग्रोथ, यानी ऐसे कितने मॉडल हैं जिनकी 2010 की जो ग्रोथ है वो कम है, 2011 की ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि तभी एवरेज से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो कितने कार मॉडल्स ऐसे हैं जिन्होंने 2011 में ज़्यादा ग्रो करा है एज कम्पेयर टू 2010। अब वो हमें निकालना है, लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही आएगी, एक वैल्यू परसेंटेज में है, दूसरी वैल्यू डिग्रीज में है, तो आइदर चेंज परसेंटेज टू डिग्री और चेंज डिग्री टू परसेंटेज। और हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में इजी जो रहेगा वो रहेगा चेंज परसेंटेज टू डिग्री। तो पहले वाले पाई चार्ट में हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि हमें पता है 100% इज 360 डिग्री, तो 10% कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। तो 1% कितना हो जाएगा? 3.6 डिग्री। दीज थिंग्स वी विल यूज टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू डिग्री। तो फिगो है 9%, 1% सॉरी 10% इज 36, दैट मीन दिस वैल्यू विल बी लेस देन 36 डिग्री। दिस इज 44 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे 2011 की वैल्यू ज़्यादा है। वही हमें देखना है कौन कौन से मॉडल्स ऐसे होंगे जिसमें 2011 ज़्यादा है, दैट विल सेटिस्फाई। सो फिगो विल सेटिस्फाई, दिस इज 1। होंडा सिटी है 14% 2010 में, 14% मतलब 10% तो हो गया 36, तो 15% कितना हो जाएगा? 54। सो दिस विल बी लेस देन 54, क्योंकि 15% होता है 54, यहाँ पे 14%, तो यहाँ पे 56%, यानी होंडा सिटी 2011 में ज़्यादा होगा। सो दिस विल ऑल्सो सेटिस्फाई। अब आते हैं I10 पे, दैट इज 21%, 10% इज 36, 20% वुड बी डबल ऑफ 10% यानी 72, 1% इज 3.6, तो 72 में 3.6 और ऐड कर दो तो यह जाएगा 75.6 डिग्रीज। यहाँ पे 82 डिग्रीज, तो ये भी ज़्यादा है 2011 में, तो I20 विल ऑल्सो सेटिस्फाई। अब आ जाता है स्विफ्ट पे, स्विफ्ट है 24%। नाउ 21% was 75.6, तो 24 वुड बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 75.6। यहाँ पे 67, यानी 2011 की वैल्यू कम है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, हमें वो देखना है जो 2011 में ज़्यादा होगा। एंड इफ़ यू आर नोटिसिंग आई एम नॉट कैलकुलेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ दीज डिग्रीज, मैं सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन लेके चल रहा हूँ जिससे मेरा आंसर आ जाए बस, दैट इज़ माई ओनली ऑब्जेक्टिव। तो मुझे नहीं मतलब है कि इनका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, बट मुझे इतना पता है कि 75.6 डिग्री से ज़्यादा होगा और यहाँ पे 67 है, हैंस
इससे मेरा काम बन जाएगा। ऑल्टो पे आ जाते हैं, ऑल्टो 32% है, तो 10% इज 36, 30% होगा इसका 3 गुना यानी 108, तो 2% वुड बी 7.2, तो 115.2 आ जाएगा ये 111। तो अगेन 2011 की वैल्यू ज़्यादा है तो ऑल्टो विल नॉट सेटिस्फाई, तो ओनली 3 वैल्यू सेटिस्फाइज, दैट मीन्स द करेक्ट आंसर वुड बी 3। तो अगर आपने ये फंडा समझ लिया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप एवरेज ग्रोथ रेट निकालते रह जाते हैं इस क्वेश्चन में और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट वाला क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट विच इज़ केसलेट बेस्ड डीआई क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं जिसमें केसलेट की फॉर्म दी जाती है और वो डेटा इंटरप्रिटेशन का ही क्वेश्चन होता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए, दीज आर द 3 questions on the basis of that information that you need to answer. Pause the video and come back to see the solution whether you are getting the correct answers or not. So the question here is saying Ghosh Babu has a certain amount of property consisting of cash, gold coins and silver bars. The cost of a gold coin is 4,000 rupees. Silver bar is 1,000 rupees. Ghosh Babu distributed his property among his daughters equally. He gave to his eldest daughter gold coins worth 20% of the total property and 25,000 in cash. Second daughter was given silver bars 20% of the remaining property, 50,000 cash. He then gave each of the third and fourth daughter equal number of gold coins and silver bars together accounting for 20% of the property remaining after the previous distribution of 25,000 more than the second daughter has received in cash. तो quite confusing data. क्वेश्चंस में क्या क्या कहा गया, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है ये पूछा गया, टोटल प्रॉपर्टी गोल्ड एंड सिल्वर में कितना है ये पूछा गया है, और उसके बाद आपसे कहा गया है कि अगर गोल्ड एंड सिल्वर इक्वल हैं तो नंबर ऑफ सिल्वर बॉल्स कितने हैं। सो लेट्स गो बैक। आपसे कहा गया है कि एल्डेस्ट डॉटर को उसने 20% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी दी और 25,000 कैश दिया और उसने अपनी प्रॉपर्टी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था चारों डॉटर में, यानी ईच डॉटर विल गेट 25% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी क्योंकि चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एल्डेस्ट डॉटर जो है D1 ले लेते हैं उसको उसने क्या दिया, 20% ऑफ द प्रॉपर्टी, x मान लेते हैं टोटल प्रॉपर्टी, तो हर एक डॉटर के पास आएगा 25% ऑफ x। तो D1 को उसने दिया 20% ऑफ x प्लस समथिंग विच इज 25,000 कैश, और टोटल D1 के पास आया होगा 25% ऑफ x, 20% ऑफ x तो ये रहा, तो 5% ऑफ x बचा होगा जो कि वो कैश के इक्विवेलेंट होगा फिर, और तो कुछ था नहीं उसके पास, दैट शुड बी इक्वल टू 5% ऑफ टोटल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास 25% है टोटल प्रॉपर्टी का, उसमें से 20% तो उसने बोल ही दिया अलग है और 25,000 कैश है, तो वो 25,000 जो है वो 5% प्रॉपर्टी के इक्वल होगा। तो 5% इक्वल टू 25,000, तो 100% कितना होगा प्रॉपर्टी का, 100% ऑफ x 20 गुना होगा, क्योंकि 5 का 20 गुना 100 होता है, तो 25,000 का 20 गुना कर दीजिए सीधा सीधा, तो 20 इंटू 25,000, so which is सीधा सा 5 लाख आ गया। सो दैट इज द वर्थ ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही था, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ घोष बाबू, सो दैट इज 5 lakhs, दैट इज ए ऑप्शन। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब आगे देखते हैं क्या करना है। सेकेंड डॉटर वॉज गिवन सिल्वर बार्स वर्थ 20% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी एंड 50,000 कैश। तो अगर कैश कंपोनेंट की बात करूं, D1 को मिला 25,000 कैश, D2 को मिला सेकेंड डॉटर 50,000 कैश, और D3 को मिला ये थर्ड एंड फोर्थ डॉटर इक्वल गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर बार्स अकाउंटिंग 20% ऑफ द प्रॉपर्टी एंड 25,000 मोर देन व्हाट द सेकेंड डॉटर रिसीव्ड इन कैश। सेकेंड डॉटर को मिला 50,000, उससे 25,000 और ज़्यादा कैश दिया उसने D3 एंड D4 को, दैट मीन्स इसको भी 75,000 और इसको भी 75,000। तो टोटल कैश कितना दिया उसने, ये हो गया 1.5 लाख, 2 लाख, 2,25,000, तो 2,25,000 उसने टोटल कैश दिया। टोटल प्रॉपर्टी थी 5 लाख की, उसमें से कैश कंपोनेंट है 2,25,000 का, तो गोल्ड प्लस सिल्वर कितना हुआ, 5 लाख में से 2,25,000 माइनस कर दो, ये गोल्ड बचा, सिल्वर एंड गोल्ड 2.75 लाख का गोल्ड एंड सिल्वर।
तो अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इन गोल्ड एंड सिल्वर इज 2.75 लाख विच इज सेकेंड ऑप्शन। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इक्वल नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर बार्स थे, वो ये बोल रहा है। तो अगर गोल्ड बार्स भी एक्स थे, सिल्वर बार्स भी एक्स थे, गोल्ड कॉइन की वैल्यू है 4000, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 4000 इंटू एक्स। सिल्वर की कॉस्ट है 1000, तो इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू एक्स। और इन सबको मिला के गोल्ड और सिल्वर की टोटल वैल्यू आ जाएगी विच इज़ नथिंग बट 2,75,000, जो कि हमने अभी निकाली थी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो x की वैल्यू आ जाएगी 55, तो गोल्ड बार भी 55, सिल्वर बार्स भी 55, सो द करेक्ट आंसर इज 55 विच इज़ डी ऑप्शन। तो ये हो गया आपका सेट पूरा। 55 इज योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप द सेट इज क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन में कहा गया है एक एक करके उसको रखते जाइए एंड इवेंचुअली यू विल लीड टू द राइट आंसर। Let's move on to the next question. So this is again a recent year CAT question. CAT 2017 का ये क्वेश्चन था। इसमें आपसे कहा गया है, पहले मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। दिस इज द इंफॉर्मेशन एंड दीज आर द 3 क्वेश्चंस, इनफैक्ट 4 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। तो एक बार खुद से सॉल्व करिए एंड देन कम बैक टू चेक द सॉल्यूशन। So the question is saying at a management school, the oldest 10 dorms numbered 1 to 10 need to be repaired urgently. The following diagram represents the estimated repair cost for 10 dorms. For any dorm, the estimated repair cost is an integer. Repairs with estimated cost 1 or 2 crores are considered light repairs. 3 or 4 are considered moderate repairs. And 5 or 6 are considered extensive repairs. तो ग्राफ देखिए, अगर बार ग्राफ देखें तो एक्स एक्सिस पे है एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट इन करोड़ और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ डॉम्स। तो 1 करोड़ वाले 2 डॉम हैं, 2 करोड़ वाले 1 हैं, यानी ये जो हैं 1 और 2 करोड़ वाले ये हैं लाइट रिपेयर्स। और लाइट रिपेयर्स वाले टोटल 3 डॉम हैं, 2 इधर 1 इधर। उसके बाद दीज आर मॉडरेट रिपेयर्स। मॉडरेट वाले 3 करोड़ वाले 3 हैं और 4 करोड़ वाला 1 है, यानी टोटल 4 डॉम्स आर देयर विद मॉडरेट रिपेयर्स। 5 और 6 करोड़ वाले हैं एक्सटेंसिव रिपेयर, 5 वाला 1 है और 6 वाले 2 हैं, दैट मीन्स टोटल 3 आर देयर विद एक्सटेंसिव रिपेयर। तो ये अभी तक का डेटा हुआ। अब लास्ट में क्या कहा गया, फर्दर द फॉलोइंग इज नोन। ऑड नंबर डॉम डू नॉट नीड लाइट रिपेयर, इवन नंबर डू नॉट नीड मॉडरेट रिपेयर्स, नंबर डिविजिबल बाई 3 डू नॉट नीड एक्सटेंसिव रिपेयर। तो ऑड इवन में इनको डिवाइड कर लेते हैं सबसे पहले। तो डॉम नंबर कितने हैं टोटल, मेरे पास 10 है। तो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दीज आर द 10 डॉम्स। अब उनकी कैटेगरी और उनकी कॉस्ट कितनी है करोड्स में, वो हम इस टेबल में अरेंज कर लेंगे एंड दैट विल बी द इनफ डेटा फॉर गेटिंग टू द आंसर। तो उसने कहा है कि यहाँ पे फर्स्ट वाले में ऑड नंबर टर्म्स डू नॉट नीड लाइट रिपेयर। ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9, तो 1 में लाइट रिपेयर नहीं आएगा, 3rd 5th 7th 9th दे डू नॉट नीड लाइट रिपेयर। इवन नंबर डू नॉट नीड मॉडरेट रिपेयर्स, यानी 2nd 4th 6th 8th एंड 10th दे डू नॉट नीड मॉडरेट रिपेयर। एंड डिविजिबल बाई 3 यानी 3 6 9 डू नॉट नीड एक्सटेंसिव रिपेयर। तो 3 6 9 दे डू नॉट नीड एक्सटेंसिव रिपेयर। तो यहाँ से एक चीज़ आ जाएगी, अगर यहाँ 3rd वाले में लाइट और एक्सटेंसिव नहीं आएगा तो मॉडरेट आएगा। 6th में 2 नहीं आएंगे तो तीसरा क्या बचा, लाइट आएगा। और 9th में एल और ई नहीं आएंगे तो एम आएगा। तो ये हो गया हमारे पास। अब आगे क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। डॉम्स 4 to 9 ऑल नीड डिफरेंट रिपेयर कॉस्ट, विद डॉम 7 नीडिंग द मैक्सिमम, 8 नीडिंग द मिनिमम। तो 4 से 9 तक सब में डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट लगेगी। और 4 से 9 तक टोटल कितने डॉम्स होते हैं, तो टोटल 6 डॉम्स हो गए और हमारे पास 6 ही कॉस्ट है, 1 2 3 4 5 6 करोड़ तक।
तो यानी सब में एक अलग अलग नंबर आएगा, 4 से 9 तक सब में एक अलग अलग नंबर आएगा, 1 से 6 तक कुछ। अब उसने कहा कि डॉम 7 को मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम हमारे पास क्या है 6 करोड़, तो 6 करोड़ आ जाएंगे यहाँ पे। डॉम 8 को मिनिमम चाहिए, तो 8 वुड बी मिनिमम, मिनिमम अमाउंट है 1 करोड़, सो दिस विल बी 1 करोड़। 1 करोड़ वाला होता है लाइट रिपेयर, 6 वाला होता है एक्सटेंसिव रिपेयर। तो ये हो गया हमारे पास। सो दैट इज द सिचुएशन। अब अगर देखें 4 से लेके 9 तक हमारे पास ये कॉस्ट थी 1 2 3 4 5 6, सब में अलग अलग कॉस्ट आनी थी। यानी 2 लाइट आएंगे, 2 मॉडरेट आएंगे और 2 ही एक्सटेंसिव आएंगे। अब 4 से 9 तक 2 लाइट आ चुके हैं ऑलरेडी, 6 और 8th, तो यानी दिस इज डन। तो अगर यहाँ पे 1 है तो इधर 2 आ जाएगा। तो अब कहीं भी 4 से लेकर 9 तक लाइट नहीं आ सकता, तो 4 से लेकर 9 तक लाइट नहीं आ सकता, तो दिस कैन नॉट बी लाइट रिपेयर 4th वाला। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव रिपेयर। और एक्सटेंसिव रिपेयर या तो 5 होता है या 6 होता है, 6 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे, दिस विल बी 5 करोड़। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंसिव, दोनों पूरे हो गए, तो एक्सटेंसिव भी अब नहीं आ सकते। दोनों मॉडरेट बचे, एक मॉडरेट 9th है तो दूसरा 5th हो जाएगा। और मॉडरेट में आता है 3 और 4, तो या तो ये 3 होगा या 4 होगा, क्या होगा मैं नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ पे 3 आया तो नीचे 4 आएगा, और ऊपर 4 आया तो नीचे 3 आएगा। सो दैट इज द सिचुएशन। अब अगर देखें तो मॉडरेट वाले 3 डॉम हो चुके हैं, 3rd 5th और 9th, और टोटल हमारे पास 4 मॉडरेट वाले डॉम्स हैं। तो चौथा कहाँ पे आएगा, 2nd पोजीशन पे आ नहीं सकता, 10th पोजीशन पे आ नहीं सकता, तो चौथा मॉडरेट वाले के लिए एक ही जगह बची, विच इज फर्स्ट वन। तो ये हो गया हमारे पास। ना एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। नॉट नेसेसरीली ट्रू में वो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होना जरूरी नहीं है। ए कहता है डॉम 1 नीड्स अ मॉडरेट रिपेयर, डॉम 1 नीड्स अ मॉडरेट रिपेयर, दैट इज नेसेसरीली ट्रू, अभी निकाला है मैंने, तो दैट इज नॉट द आंसर। बी सेज डॉम 5 रिपेयर कॉस्ट नो मोर देन 4 करोड़, डॉम 5 इज आइदर 3 और 4, तो नॉट मोर देन 4 इज दैट इज ऑल्सो ट्रू, हमें बताना है नॉट नेसेसरीली ट्रू, सो दिस इज गॉन। सी सेज डॉम 7 नीड्स एन एक्सटेंसिव रिपेयर, डॉम 7 नीड्स एक्सटेंसिव, ये भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज नेसेसरीली ट्रू, सो दिस इज गॉन। तो बाई डिफॉल्ट द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, क्योंकि 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन से व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग ऑड नंबर ऑफ डॉम्स, यानी 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 ये है ऑड नंबर डॉम्स। उसमें से 7 का हमें पता है 6 करोड़ है, बाकी 1 का हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि 1 मॉडरेट है, 3 भी मॉडरेट है, 5 इज ऑल्सो मॉडरेट, 9 भी मॉडरेट है, और मॉडरेट वाले 4 ही लोग हैं, चारों आ चुके हैं। उनमें से 3 की कॉस्ट है 3 करोड़ ईच, तो 3 इंटू 3 9 करोड़, तो ये हो गया। एक की कॉस्ट है 4 करोड़, तो दिस इज एक है 4 करोड़ का, और एक 6 करोड़ का हम ऑलरेडी 7th ले चुके हैं, तो 6 + 4 + 9 टोटल 19 करोड़ हो जाएंगे ऑड नंबर वाले। सो दैट इज योर आंसर, ए ऑप्शन। तो ये हो गया 19 करोड़। थर्ड क्वेश्चन से सपोज फर्दर दैट 4 of the 10 DOMs needing a repair are women's DOM and need a total of 20 crore for repair। तो 4 जो हैं 10 में से women DOM है, और चारों को मिला के 20 करोड़ लगेंगे रिपेयर में। तो चारों को मिला के 20 करोड़ कैसे लग सकते हैं, 6 6 5 एंड 3, 6 और 6 12, 5 17 और 3 20, यही हो सकता है कॉम्बिनेशन, 20 करोड़ बनाने 4 लोगों को मिला के। अब आप कह सकते हैं सर 6 6 6 2 भी तो हो सकता है, बट हमारे पास 6 करोड़ के 3 डॉम्स हैं ही नहीं। अगर आप यहाँ देखें तो 6 करोड़ में तो सिर्फ 2 ही है मैक्सिमम, तो हेंस दिस इज नॉट पॉसिबल, ओनली 1 पॉसिबिलिटी इज देयर, 6 6 5 एंड 3। एंड सेकेंड स्टेटमेंट सेज ओनली 1 from 1 to 5 इज द वुमेन्स डॉम, व्हाट इज द कॉस्ट फॉर रिपेयरिंग डॉम 9। तो डॉम 9 की कॉस्ट क्या है, डॉम 9 हमें पता है 3 और 4 में से कुछ हो सकता है, ये तो हम निकाल चुके हैं। डॉम 9 इज आइदर 3 और 4, आइदर 3 और 4, सो दिस इज गॉन, आइदर 3 और 4, और इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में 4 तो आता ही नहीं है, तो 4 इज ऑल्सो गॉन,
आंसर इज थर्ड ऑप्शन. तो हमें निकालना कुछ पड़ा ही नहीं. एज सुन एज वी रीच टू दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वी कैन से इट इज सी ऑप्शन. लास्ट क्वेश्चन. इस पे आपसे कहा गया है कि अगेन सेम इन्फॉर्मेशन, 4 ऑफ द 10 डॉम्स आर विमेंस डॉम्स, 20 करोड़. तो यानी सेम कॉम्बिनेशन 6 + 6 + 5 + 3. ओनली वन ऑफ द डॉम्स फ्रॉम 1 to 5 इज अ वुमेन डॉम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वुमेन डॉम? तो पहले 5 में से सिर्फ एक ही वुमेन डॉम है. और ध्यान दीजिए फोर्थ वाले की कॉस्ट है 5 करोड़ और इसमें भी 5 करोड़ वाला एक हमारे पास आएगा ज़रूर. और 5 करोड़ का सिर्फ एक ही डॉम है. दैट मीन्स वो विमेन डॉम ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता. तो फोर्थ वन इज अ विमेंस डॉम जिसकी रिपेयर कॉस्ट इज 5 करोड़. तो ये हो गया हमारा. तो यानी 1 2 3 4 5 में से सिर्फ एक हो सकता है फोर्थ. So that means DOM 2 cannot be women's DOM. DOM 5 cannot be women's DOM. तो either DOM 8 और DOM 10 can be women's DOM. DOM 8 की कॉस्ट है 1 करोड़ जो कि women DOM हो नहीं सकता. तो 10 ही बचा फिर. तो क्योंकि 1 करोड़ तो इस कॉम्बिनेशन में आ ही नहीं रहा है. So the correct answer here is D ऑप्शन. So ट्रिकी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट सेट था अगर देखा जाए ओवरऑल. लेकिन अगर आप थोड़ा भी लॉजिक अप्लाई करेंगे तो ये मैनेजेबल हो सकता है. सो दिस इज अबाउट दिस सेट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. सो दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन बार ग्राफ. इंफॉर्मेशन आपको दी गई है आपकी स्क्रीन पे. 6 कंपनीज, डिफरेंट ऑपरेशंस एंड क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ एक बार. दीज आर द 2 क्वेश्चंस यू नीड टू आंसर. बताइए इनका क्या आंसर होगा एंड देन कम बैक टू चेक द सॉल्यूशन. पहले खुद से सॉल्व करिए. So this question is saying there are 6 companies, 1 to 6. All of these companies use 6 operations, A to F. The following graph shows the distribution of efforts put in by each company in these 6 operations. तो x एक्सिस पे है कंपनी 1 से लेके 6 तक, y एक्सिस पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट का परसेंटेज. तो टोटल परसेंटेज सबकी 100% है, इसलिए हाइट ऑफ द बार ग्राफ इज सेम. सबसे नीचे वाली कंपनी A है, उसके ऊपर B कंपनी नहीं सॉरी उनका ऑपरेशन, तो डी एंड सो ऑन. अब ध्यान दीजिएगा ज़रूरी नहीं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफर्ट इज सेम. उनकी टोटल परसेंटेज सबकी 100% है, उसका ब्रेकअप दिया गया है. तो ज़रूरी नहीं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो सेम, वो अलग अलग भी हो सकती है. बट दिस इज व्हाट इज गिवन. अब पहला क्वेश्चन क्या है. सपोज एफर्ट एलोकेशन इज इंटरचेंज बिटवीन बी एंड सी, देन सी एंड डी, देन डी एंड ई. इफ कंपनीज आर देन रैंक्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ई, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ कंपनी 3. तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इसको जब भी कंफ्यूजन हो तो लिख लिया करो सारी चीज़ों को. आपके पास ए से लेके ई तक थे, ए बी सी डी ई, एफ भी था शायद, यस ए से लेके एफ तक थे. उसने कहा है कि इंटरचेंज हो गया बी और सी में, तो बी और सी को इंटरचेंज कर दो, यानी बी की जगह आ जाएगा सी, सी की जगह आ जाएगा बी. सो नाउ दिस विल बी द ऑर्डर. उसके बाद उसने कहा कि देन सी एंड डी में इंटरचेंज हो गया. तो सी और डी को इंटरचेंज करना है, लेकिन सी की जगह ऑलरेडी बी आ चुका है, यानी अब हम इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे. तो यहाँ पे डी आ जाएगा, इधर आ जाएगा बी, क्योंकि सी की जगह पहले से बी आ चुका था इससे पहले स्टेप में. देन इंटरचेंज हुआ डी और ई का, लेकिन डी की जगह ऑलरेडी बी आ चुका है, तो अगला जो होगा वो बी और ई का इंटरचेंज होगा. दैट मीन्स दिस विल बी ई, दिस विल बिकम बी. If the companies are then ranked in the ascending order of effort in E, what will be the rank of company 3? अब E में उन्होंने ascending order of effort पूछा है, लेकिन E की जगह इंटरचेंज होकर क्या आ चुका है B. So now we'll check with B. What will be the rank of company 3? B में. तो B is this one. तो B में ascending order में चलते हैं. सबसे पहले आएगा 10.3, उसके बाद आएगा 16.1, दिस इज 2, उसके बाद आएगा 16.4, दैट इज 3. सो द रैंक ऑफ कंपनी 3 वुड बी 3, सेकेंड ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A new technology is introduced in company 4 such that the total efforts for operations B through F get evenly distributed among these. What is the change in the percentage effort of operation E?
तो कंपनी 4 में न्यू टेक्नोलॉजी कोई आ गई है जिससे टोटल एफर्ट्स बी से ई तक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है कंपनी 4 में। तो दिस इज कंपनी 4। उसमें ए था 18.5, तो अगर ए 18.5 था तो बी से लेके एफ तक कितना होगा 100 माइनस 18.5, क्योंकि टोटल 100% था, तो यानी 81.5। अब ये उसने कहा कि 81.5 जो था इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दो बी से लेके एफ तक। तो हर एक के पास कितना आएगा 81.5 डिवाइडेड बाई 5, बी से लेके एफ तक 5 चीज़ें होती हैं, तो दैट इज 16.3। तो एवरीबडी विल हैव 16.3 ईच। तो अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन द परसेंटेज ऑफ एफर्ट इन ऑपरेशन ई। ई में पहले कितना था, ई में पहले था 28.6, अब इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना हो गया है 16.3, तो डिफरेंस कितना आया 12.3। द करेक्ट आंसर इज रिडक्शन ऑफ 12.3, क्योंकि पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है। सो ए ऑप्शन इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकता था स्पेशली इन द फर्स्ट वन, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख के चलेंगे देन योर कंफ्यूजन वुड बी लेस एंड लेस। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट नाउ। सो दिस इज लॉजिकल रीजनिंग, कंडीशंस एंड ग्रुपिंग्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में। कुछ कंडीशन दी गई होंगी और आपको ग्रुप्स बनाने होंगे। So the question here is saying director of an institute wants to distribute teaching assignments of HRM, psychology and so on to 5 of 6 nearly appointed faculty members. Professor F मान लेते हैं इसको does not want any assignment if Professor D gets one. Professor C desires either HRM or finance or no assignments. Professor B opines that if Professor D gets either psychology or trade policy, then he or she must get the other one. And Professor E insists an assignment if Professor A gets one. तो A B C D E 5 प्रोफेसर्स हैं, उनको असाइनमेंट्स देनी है, कंडीशंस गिवन है। उसके बाद क्वेश्चंस, these are the two questions, which of the following is a valid faculty assignment combination? And next question says if Acharya यानी A gets HRM, C gets finance, then which of the following is not a correct combination? तो ऐसे क्वेश्चन में आपसे करेक्ट या इनकरेक्ट ही पूछता है। तो ऑलवेज यूज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। कौन सा ऑप्शन हमारी गिवन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो हम देखेंगे, एंड देन वी विल एलिमिनेट द चॉइसेस रादर देन डूइंग द सिलेक्शन प्रोसेस, गो विद द एलिमिनेशन। तो लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या कहा गया, प्रोफेसर एफ डज नॉट वांट एनी असाइनमेंट इफ प्रोफेसर डी गेट्स वन ऑफ द 5। तो इफ Professor D gets anything, then F will not get anything. Next, Professor C desires HRM, finance or no assignment. तो C को हम सिर्फ HRM और finance में से ही कुछ एक दे सकते हैं, otherwise he will not have anything. Professor B says that if D gets either psychology or trade policy, तो if D gets psychology or trade policy, then she must get the other one. तो अगर ये हुआ तो क्या होगा, B should get the other one. other one मतलब अगर D को psychology मिला तो B will take trade policy, अगर इसको trade policy मिला तो B will take psychology. And finally Professor E insists an assignment if A gets one. If A gets anything, then E will also get anything. So these are the conditions. Now let's check the questions. पहला question है which of the following is a valid assignment faculty combination if all the preferences are considered. तो सारी condition satisfy करनी है तो valid क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है, इसमें प्रोफेसर सी को दिया गया डेवलपमेंट स्टडीज। हमारी कंडीशन क्या थी, सी शुड गेट आइदर फाइनेंस और एचआर ओनली, उसके अलावा उसको कुछ चाहिए ही नहीं, तो दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पे सी को एचआरएम दिया गया, दैट इज करेक्ट। थर्ड वाले में सी को ट्रेड पॉलिसी दे दिया गया, अगेन उसको एचआर और फाइनेंस ही चाहिए सिर्फ, दिस इज गॉन।
और अगेन फोर्थ वाले में भी सी को ट्रेड पॉलिसी दे दिया, तो ये तो एक ही कंडीशन से सब एलिमिनेट हो गए. दैट इज वाई आई सेड इन द बिगिनिंग इटसेल्फ कि आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं जो भी कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, क्योंकि ऑल द प्रेफरेंसेस शुड बी कंसिडर्ड, ये क्वेश्चन में लिखा था. तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक बच गया, वही आंसर होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज इफ प्रोफेसर ए गेट्स एचआरएम, सी गेट्स फाइनेंस, तो ए गेट्स एचआरएम, सी गेट्स फाइनेंस, तो सी को फाइनेंस मिल सकता है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन, नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन. पहला ऑप्शन है डी गेट्स डेवलपमेंट स्टडीज, बी गेट्स ट्रेड पॉलिसी. बी और डी के बारे में कंडीशन थी कि इफ डी गेट्स साइकोलॉजी देन बी विल गेट द अदर वन, साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी में से. तो इफ दिस इज ट्रू देन दिस विल बी ऑल्सो ट्रू. तो क्या डी को साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी मिल रहा है? इसमें तो डी को साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी कुछ मिला ही नहीं. दैट मीन्स ये कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन हम तभी चेक करते हैं अगर इसको साइकोलॉजी मिलता या ट्रेड पॉलिसी में से कुछ एक मिलता, देन दैट कंडीशन वुड वैलिड. बी और डी का एक और ऑप्शन दिया गया, फोर्थ ऑप्शन. इसमें डी को क्या मिला है? ट्रेड पॉलिसी. नाउ वी विल चेक दैट कंडीशन, क्योंकि कंडीशन थी इफ डी गेट्स साइकोलॉजी और ट्रेड पॉलिसी देन बी शुड गेट द अदर वन. तो अगर डी को ट्रेड पॉलिसी मिला है देन बी को मिलना चाहिए था साइकोलॉजी, लेकिन बी को मिल क्या गया है? डेवलपमेंट स्टडीज. सो दैट इज नॉट ए करेक्ट कॉम्बिनेशन which is what is asked. So fourth option is the correct answer. तो अरेंजमेंट और ग्रुपिंग्स के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो कंडीशंस आप चेक करिएगा, और कंडीशन चेक करने के बाद देखिएगा कौन सा वायलेट हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, एंड एलिमिनेट द चॉइसेस, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन विच इज़ अगेन ए लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन. अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ये भी. तो इसमें क्या कहा गया है? This is the information and on the basis of that we have 3 questions. So let's check what is given. तो आपसे कहा गया 5 of India's leading models are posing for a photograph promoting world peace and understanding, but then Rakesh Shrestha the photographer is having a tough time to get them to stand in a straight line. तो straight line में arrange करना है सबको, because Aishwarya refused to stand next to Sushmita because Sushmita had something about her. Rachel and Anu wants to stand together. Manpreet on the other hand cannot get along with Rachel. So Manpreet and Rachel cannot be together. Then Anu believes her friendly astrologer who asked her to stand at the extreme right. So Anu will be there at the extreme right. Finally, Rakesh managed to pacify the girls and got a beautiful picture of all beautiful girls smiling beautifully in a beautiful straight line promoting world peace. So many beautiful things in a single beautiful question. All right, so question में हमें 5 लड़कियों को एक स्ट्रेट लाइन में खड़ा करना है और उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग. तो कंडीशंस क्या है वो देख लेते हैं. ऐश्वर्या और सुष्मिता कैन नॉट बी टुगेदर. सो ऐश्वर्या एंड सुष्मिता कैन नॉट बी टुगेदर. रेचल एंड अनु वांट्स टू स्टैंड टुगेदर. तो रेचल एंड अनु विल बी टुगेदर. तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखा जो एक साथ नहीं आएंगे, राइट हैंड साइड पे जो एक साथ आएंगे उनको लिख लिया. मनप्रीत कैन नॉट गो अलोंग विद रेचल, यानी मनप्रीत एंड रेचल कैन नॉट बी टुगेदर. एंड अनु बिलीव्स दैट उसको एक्सट्रीम राइट पे खड़ा होना है. 1 2 3 4 5. तो एक्सट्रीम राइट वुड बी दिस. तो यहाँ पे आ जाएगी अनु, अनु के बराबर में आएगी रेचल. दैट इज फाइन. तो ये हो गई सिचुएशन. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है. पहला क्वेश्चन है ऐश्वर्या स्टैंडिंग टू द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल. तो अगर एक्सट्रीम लेफ्ट पे ऐश्वर्या को बिठा देंगे तो ऐश्वर्या के बराबर में सुष्मिता नहीं आ सकती यहाँ पे, तो मिडिल में सुष्मिता आएगी. तो हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल, तो सुष्मिता विल बी स्टैंडिंग इन द मिडिल. सेकेंड सेज इफ ऐश्वर्या स्टैंड्स टू द एक्सट्रीम लेफ्ट, यानी सेम सिचुएशन, हु स्टैंड्स सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट. तो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट में कौन बचेगी? मनप्रीत बचेगी. सो दैट विल बी मनप्रीत. सो दैट इज डी ऑप्शन. थर्ड सेज इफ अनुज एस्ट्रोलॉजर टेल्स हर टू स्टैंड सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट. अब अनु आ जाएगी सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट. तो 1 2 3 4 5 लेफ्ट से सेकेंड, दिस विल बी अनु. अनु के बराबर में रेचल, यही था ना.
हाँ अनु के बराबर में रेचल, लेकिन लेफ्ट में या राइट में ये हमें नहीं पता. सो रेचल कैन बी दिस और दैट. एंड ऐश्वर्या डिसाइड्स टू स्टैंड सेकंड फ्रॉम द राइट. तो राइट से 1 और 2 दैट इज ऐश्वर्या. ऐश्वर्या के बराबर में सुष्मिता नहीं आ सकती, यहाँ भी सुष्मिता नहीं आ सकती. तो सुष्मिता के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, दैट विल बी सुष्मिता. हु इज द गर्ल ऑन द एक्सट्रीम राइट. अब रेचल के लिए भी एक ही जगह बची, दैट विल बी रेचल. तो यहाँ पे आ जाएगी मनप्रीत, उसके लिए एक ही प्लेस बचा, तो राइट हैंड साइड पे होगी मनप्रीत, डी ऑप्शन. तो दैट वाज एन इजियर सेट एज कम्पेयर टू द अदर्स. तो आई होप ये आपने सही कर लिया होगा. ऐसे क्वेश्चन में भी आपको जो जो क्वेश्चन में कहा गया है एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उनको सॉल्व करते जाइए. लॉजिकल रीजनिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, डू इट लाइन बाय लाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ए क्वेश्चन ऑन एल आर अरेंजमेंट के ऊपर. अरेंजमेंट में ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है. तो रीड द सेट, these are the 4 questions and try to attempt them, then come back to see the solution. So this question says a leading socialite decided to organize a dinner and invited a few of her friends. Only the host and the hostess were sitting at opposite ends of a rectangular table with 3 persons along each side. So अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनेगा, रेक्टेंगल हमें एक लेना है, रेक्टेंगुलर टेबल आपसे कही गई है. द होस्ट एंड होस्टेस ऑन द ऑपोजिट साइड. मान लेते हैं दिस इज द होस्ट, दिस इज द होस्टेस एंड 3 people along each of the side of the rectangle. So that is the arrangement. The prerequisite of the seating arrangement was that each person must be seated such that at least on one side it has a person of opposite sex. तो इस तरह से बिठाना है कि एटलीस्ट एक साइड पे तो ऑपोजिट जेंडर का इंसान बैठे. आगे का गया, मकबूल इज ऑपोजिट शोभा हु इज नॉट द हॉस्टेस. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें देखना है, अरेंजमेंट में आप तब तक कुछ चीज़ नहीं रखेंगे अनलेस यू आर 100% श्योर. जो भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है उसको पुट करिएगा सबसे पहले. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज स्टिल वेग, वी डोंट नो मकबूल और शोभा कहाँ बैठे, तो लेट्स पार्क दिस स्टेटमेंट फॉर द टाइम बिंग. अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, रतन इज अ वुमन ऑन इज राइट एंड इज सिटिंग ऑपोजिट टू अ वुमन. रतन इज अ वुमन ऑन इज राइट सिटिंग ऑपोजिट टू अ मैन, उसको बाद में देखते हैं. अगले कह रहा है कि मोनिशा सिटिंग टू द हॉस्टेस राइट. तो ये एक कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमें पता है हॉस्टेस को हमने यहाँ पे माना हुआ है, उसका फेस इधर होगा तो उसका राइट इधर होगा, सो दैट इज मोनिशा. तो ये होगी मोनिशा. फीमेल को मैं सर्कल में लिख लूँगा रिप्रेजेंटेशन के लिए, मेल को बॉक्स में लिख लेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए, सो दैट हमें पता लग जाए कौन मेल कौन फीमेल. क्योंकि आपसे कहा गया है लास्ट में माधुरी, उर्मिला, शोभा, मोनिशा दीज आर विमेन एंड मकबूल, रतन, धीरूभाई, जैकी दीज आर मेन. मोनिशा सिटिंग हॉस्टेस इज राइट में नेक्स्ट टू धीरूभाई. तो मोनिशा इज सिटिंग नेक्स्ट टू धीरूभाई यानी ये धीरूभाई होगा. धीरूभाई इज अ मेल तो उसको बॉक्स में लिख लिया. उसके बाद आपसे कहा गया 1% इज सीटेड बिटवीन माधुरी एंड उर्मिला हु इज नॉट द हॉस्टेस. अब वापस से जो पार्क किए थे स्टेटमेंट उनके पास जाते हैं. मकबूल इज ऑपोजिट शोभा हु इज नॉट द हॉस्टेस. तो मकबूल और शोभा ऑपोजिट बैठे हुए हैं. अब यहाँ पे एक ही अरेंजमेंट बन सकता है ऑपोजिट में मकबूल और शोभा का, विच इज दिस वन. यहाँ पे ये मकबूल और शोभा हो सकता है. शोभा कौन है मकबूल कौन है ये देखना पड़ेगा. अगर मकबूल को ऊपर बिठा दिया तो इसके बराबर में भी मेल हो जाएगा, एक तरफ भी मेल दूसरी तरफ भी मेल, विच इज वायलेटिंग द कंडीशन क्योंकि एटलीस्ट ऑन वन साइड इट शुड हैव अ पर्सन ऑफ ऑपोजिट जेंडर. तो ऊपर मकबूल नहीं हो सकता, दिस शुड बी शोभा एंड दिस शुड बी मकबूल. तो ये हमारा यहाँ पे फिट हो गए दोनों. अब आगे कहा गया, रतन एज अ वुमेन ऑन इज राइट एंड इज सिटिंग ऑपोजिट अ वुमेन. रतन के राइट में भी वुमेन ऑपोजिट भी वुमेन, सो रतन के लिए सिर्फ एक ही जगह बची, दैट शुड बी रतन क्योंकि उसके राइट में वुमेन विच इज हॉस्टेस और उसके ऑपोजिट वुमेन विच इज मोनिशा. अब क्या बचा, 1% इज सिटिंग बिटवीन माधुरी एंड उर्मिला हु इज नॉट द हॉस्टेस. 1% इज सिटिंग बिटवीन माधुरी एंड उर्मिला हु इज नॉट द हॉस्टेस. उर्मिला इज नॉट द हॉस्टेस. अब माधुरी और उर्मिला के बीच में एक इंसान बैठा हुआ है, सो दैट मीन्स उर्मिला यहाँ हो सकती है एंड दिस शुड बी माधुरी.
उनके बीच एक ही इंसान बैठा रहेगा विच इज रतन। तो ये हो गया हमारा पूरा अरेंजमेंट। एक इंसान बच गया जैकी विच बाय डिफॉल्ट बिकम्स द होस्ट। तो ये हो गया अरेंजमेंट हमारा। नाउ लेट्स गो एंड चेक द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन सेज द 8% जैकी मस्ट बी द होस्ट, पहला ही ऑप्शन। तो वन ओनली, थर्ड ओनली, थर्ड ओनली तो हो नहीं सकता क्योंकि वन इज ट्रू। वन एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड ओनली भी नहीं हो सकता बिकॉज वन इज ट्रू। तो सेकंड और देख सकते हैं, जैकी क्या शोभा के राइट में बैठा हुआ है? शोभा इज दिस वन, शोभा का फेस है इधर, उसका राइट होगा इधर, तो दैट इज करेक्ट। जैकी इज टू शोभाज राइट, सो दैट मीन्स पहले का ऑप्शन हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन से विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज डेफिनेटली नॉट सीटेड नेक्स्ट टू अ पर्सन ऑफ द सेम सेक्स। तो इनमें से कौन डेफिनेटली सेम सेक्स के नेक्स्ट नहीं बैठा हुआ है, ये हमें बताना है। सो मकबूल इज नेक्स्ट टू द होस्ट जैकी। क्वेश्चन कह क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज डेफिनेटली नॉट सीटेड नेक्स्ट टू अ पर्सन ऑफ सेम सेक्स। तो क्लियरली अगर देखें तो शोभा इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू द सेम सेक्स पर्सन, so that is the thing, shobha should be the answer which is D option। तो D option हो गया। थर्ड क्वेश्चन says if Ratan would have exchanged seats with a person 4 places to his left, which of the following would have been true after the exchange। तो रतन ने एक्सचेंज कर लिया 4 प्लेसेस लेफ्ट में, तो रतन यहाँ पे है, इसका फेस इधर है तो लेफ्ट इधर होगा। तो 1 2 3 4 रतन इज एक्सचेंज विद शोभा। तो दूसरा एक डायग्राम बना लेते हैं, एक्सचेंज के बाद क्या सिचुएशन होगी। So this is Jackie, this is Madhuri, this is Shobha after exchange, यहाँ पे रतन आ जाएगा। This is same धीरू भाई, मोनिशा and मकबूल and उर्मिला। Now what is the situation? पहला, no one was seated between two persons of opposite sex। No one was seated between two persons of opposite sex। तो जैकी क्या दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में बैठा? नहीं। मकबूल नहीं। उर्मिला नो। क्या शोभा दो ऑपोजिट सेक्स के बीच बैठी हुई है? नो। सेम माधुरी इज फीमेल, ये भी दो ऑपोजिट सेक्स के बीच में नहीं बैठी हुई। सेम विद मोनिशा, सेम विद धीरू भाई, सेम विद रतन। सो नो वन इज सीटेड बिटवीन द पर्सन ऑफ टू ऑपोजिट सेक्स, दैट मीन्स फर्स्ट is true। Second says one side of the table consists entirely same sex। तो one side of the table, क्या इस पे सेम सेक्स के लोग हैं सारे? नो। क्या इस पे हैं? नो। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट ट्रू। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो सेकंड ओनली तो नहीं हो सकता, 1 and 2 ओनली नहीं हो सकता, सेकंड एंड थर्ड ओनली नहीं हो सकता बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट गलत हो चुका है। तो यू नीड नॉट टू चेक द थर्ड स्टेटमेंट, द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि बाकी तीनों एलिमिनेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4, if each person is placed directly opposite her spouse, which of the following pairs must be married। तो अगर सब अपने अपने स्पाउस के सामने बैठे हुए हैं तो मैरिड पेयर कौन सा है? तो अब वापस से अपने ओरिजिनल अरेंजमेंट में जाएंगे, यानी यहाँ पे, क्योंकि दिस अरेंजमेंट वाज ओनली फॉर ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो शोभा और मकबूल मैरिड कपल हो जाएगा, धीरू भाई उर्मिला हो जाएंगे, मोनिशा रतन हो जाएंगे। तो रतन मोनिशा ए ऑप्शन ही दिख रहा है मुझे, सो दिस इज द करेक्ट वन। तो अगेन दिस वाज स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे, देन यू विल बी एबल टू डील विद दीज क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ दिस सीम्स टू बी अ वेरी डेडली लुकिंग क्वेश्चन, क्योंकि एक पता नहीं कितने सारे स्कैटर प्लॉट दिए गए हैं, उसमें कुछ लाइन्स हैं, कुछ डॉट 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 हैं, कुछ छोटा छोटा फॉन्ट दिया हुआ है। तो एक बार इसको देखिए, पढ़िए कि क्या कहा जा रहा है। मैं क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ इसके ऊपर। These are the 3 questions, 1 2 3। Read the questions, go back to the graph and check what could be the solution। The question is saying left side of the x-axis represents the countries that are poor and right side of x-axis represent the countries that are rich for each region। तो हर एक रीजन का अलग अलग ग्राफ है। दिस इज अफ्रीका, दिस इज एशिया पैसिफिक, दिस इज C&E यूरोप, दिस इज मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, स्कैंडिनेविया, वेस्टर्न यूरोप, सबके लिए अलग अलग ग्राफ दिया गया है।
These are the World Bank estimates. GDP is based on PPP, Purchasing Power Parity. अब यहाँ पे क्या दिया गया है, पॉलिटी स्कोर, यानी जीरो फुल अथॉरिटेरियनिज्म, जीरो पे फुल अथॉरिटेरियनिज्म है और 20 पे है फुल डेमोक्रेसी। तो स्कोर अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल स्कैंडिनेविया में देखिए आप, सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो 20 पे है, दैट मीन्स स्कैंडिनेविया इज अ फुल डेमोक्रेसी, जहाँ भी स्कोर 20 पे हो जाएगा। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो रिच और पुअर का कोई गैप ही नहीं है, पूरी एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, दैट मीन्स देर इज नो डिस्पैरिटी। तो ये मतलब हुआ इस ग्राफ का, 20 के जितनी वैल्यू क्लोज होगी उतना ही डेमोक्रेसी ज़्यादा होगी, जितना 20 से दूर होगी, यानी ज़ीरो अगर है तो फुल अथॉरिटेरियनिज्म हो जाएगा, और अगर 20 है तो फुल डेमोक्रेसी हो जाएगी। सिमिलरली अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक रीजन्स फॉर पुअर। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेटिक रीजन्स बताना है हमें। अब हमने देख लिया था परफेक्ट डेमोक्रेसी हमारी आ रही है स्कैंडिनेविया में, तो यानी असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम डेमोक्रेटिक, उससे ज़्यादा डेमोक्रेटिक, फिर उससे ज़्यादा, और लास्ट में सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है, स्कैंडिनेविया, तो सबसे लास्ट में आना चाहिए स्कैंडिनेविया, विच इज़ एयर इन दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। तो स्कैंडिनेविया सबसे लास्ट में आएगा, तो दीज थ्री आर गॉन। अब सेकेंड लास्ट में एक में कहा गया वेस्टर्न यूरोप, एक में कहा गया नॉर्थ अमेरिका। और डेमोक्रेसी ज़्यादा कहाँ होती है, जहाँ पे वैल्यू 20 के आसपास होती है। तो नॉर्थ अमेरिका में 18 से लेके और 20 के बीच में वेरी करता है। वेस्टर्न यूरोप में ये है 19.8 और ये है 20। तो यहाँ पे सारे डेटा पॉइंट 20 के आसपास हैं, लेकिन डिस्पैरिटी थोड़ी है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। स्कैंडिनेविया में देखिए आप, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स देर इज़ नो डिस्पैरिटी एट ऑल। यहाँ पे जहाँ भी स्लोप आएगा वहाँ पे डिस्पैरिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स आर स्कैटर्ड। तो अगर देखा जाए तो वेस्टर्न यूरोप इज क्लोजर टू 20 एज कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका, हेंस वेस्टर्न यूरोप शुड बी द second highest. So fourth option is the correct one. Now let's check the second question. Which region has the highest disparity of democratic participation between rich and poor? हाईएस्ट डिस्पैरिटी, तो अभी हमने देखा था डिस्पैरिटी कहाँ ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्टीप कर्व होगा, बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व होगा, जितना ज़्यादा स्टीप कर्व होगा उतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी होगी। और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बिटवीन रिच एंड पुअर की बात करी गई है, यानी 20 के ये दूर होना चाहिए, क्योंकि हमें डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी देखना है। तो इट शुड बी अवे फ्रॉम 20 एंड इट शुड बी ए स्टीप कर्व। तो सबसे ज़्यादा स्टीप कर्व मुझे दिख रहा है एक तो सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप में और एक नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में वैल्यू 20 के नज़दीक है। सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप में देखो तो कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, कुछ वैल्यूज़ 20 के पास भी हैं। सो दैट मीन्स अगर देखा जाए माई करेक्ट आंसर शुड बी सेंट्रल एंड ईस्ट यूरोप, बिकॉज डिस्पैरिटी सबसे ज़्यादा है और डेमोक्रेसी इसमें कम है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। तो अगर ये ग्राफ आपको एक बार मतलब समझ आ जाए तब ये क्वेश्चन करना इजी है, क्योंकि आपको सिर्फ ग्राफ ऑब्जर्व करने हैं। लेकिन अगर आपको समझ ही नहीं आए कि ये कहा क्या जा रहा है, देन इट्स इम्पॉसिबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम जीडीपी ऑफ अफ्रीकन रीजन इज हाइयर देन मैक्सिमम जीडीपी ऑफ साउथ अमेरिकन रीजन बाय विच फैक्टर। तो अफ्रीका की मैक्सिमम जीडीपी, अफ्रीका है यहाँ पे, जीडीपी का मैक्सिमम इज दिस डेटा पॉइंट 9.5 के आसपास। so मैक्सिमम इज 9.5 अराउंड अप्रॉक्सीमेट। उसके बाद दूसरा है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की मैक्सिमम जीडीपी देखते हैं। साउथ अमेरिका इज दिस वन, मैक्सिमम इज दिस डेटा पॉइंट, दिस इज अगेन क्लोज टू 9.5। so that means both of them are almost equal. Maximum GDP of both the regions are almost equal. So the correct answer should be none of these. तो फिफ्थ ऑप्शन। तो ये डेटा सेट अगर देखा जाए तो अलग सा एक स्कैटर प्लॉट था, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको लिया था, क्योंकि यूजुअली ऐसे ग्राफ्स आते नहीं हैं एग्जाम में, बट ये एक आ गया था तो इसको मैंने ले लिया। बट वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ देन द क्वेश्चंस वर ईजियर टू टैकल। लेकिन अगर आपको ये समझ ही नहीं आया कि कहना क्या जा रहा है, देन द क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करिएगा अगर एग्जाम में आते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द
अदर सेट जो कि काफ़ी लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, विच इज़ गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. सो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. तो ये एक सेट है जो कि ऑब्वियसली कैट में आया हुआ है. दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन एंड दीज आर द 4 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन. तो एक बार खुद से दिमाग लगाइए, चेक करिए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, एंड देन कम बैक टू सी द सॉल्यूशन. So let's see what the question is saying. It says in the table below is the listing of players seeded from 1 to 32. 1 is the highest seed player. So seed in a tennis tournament is similar to rank. तो highest rank जिसकी होती है उसको rank 1 बोल देते हैं. That means the best player. And lowest is 32, who are due to play in an ATP tournament for women. This tournament has 4 knockout rounds बिफोर द फाइनल. नॉकआउट राउंड मतलब वंस यू लूज यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. एक मैच हारे और आप बाहर. दैट इज फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल. तो दीज आर द 4 राउंड्स. राउंड 3 इज क्वार्टर फाइनल, राउंड 4 इज सेमीफाइनल, एंड सो ऑन. इन द फर्स्ट राउंड द हाइएस्ट सीडेड प्लेयर प्लेज द लोएस्ट सीडेड प्लेयर विच इज सीड 32, which is designated match number 1 of the first round. Then the second seeded player plays the 31st seeded player, which is the match 2 of the first round, and so on. Thus, for instance, the match number 16 of first round is to be played between 16 seeded player and 17 seeded player. तो ये पूरा पहला राउंड खत्म हो गया यहाँ तक. अब आया सेकेंड राउंड. इन द सेकेंड राउंड द विनर ऑफ मैच नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट राउंड प्लेज the winner of match number 16 of the first round, and it is designated match number 1 of the second round. Similarly, winner of match number 2 of the first round plays the winner of match number 15 of the first round, and it is designated as the match number 2 of the second round. Thus, for instance, match number 8 of the second round is played between the winner of match number 8 of the first round and the winner of match number 9 of the first round. The same pattern is followed for later rounds as well. अब कुछ लोगों का दिमाग घूम गया होगा ये क्या बोल दिया इस क्वेश्चन में. सो घबराइए मत, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपको बता देता हूँ. राइट हैंड साइड पे आपको सीड नंबर और प्लेयर्स के नाम लिखे हुए हैं, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है. पहले ये लेफ्ट हैंड साइड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा इजीली समझ लेते हैं कि कहा क्या जा रहा है. तो आपसे कहा गया है कि जो राउंड 1 है, सो दिस इज राउंड 1, उसमें 16 मैच होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. तो 16 मैच होंगे. पहले मैच में सीड नंबर 1 विल प्ले विद सीड नंबर 31. दूसरे मैच में सीड नंबर 2 विल प्ले विद सीड नंबर 30. सॉरी, पहले मैच में 32 आएगा, दूसरे मैच में 31 आएगा, देन 30, then fourth will play with 29, and so on till what, till 16th will play with 17. तो 16 17 का मैच होगा, 15 का 18 का होगा, फिर 19 20 21 22 and so on, 25 26 27 28. तो 1 का 32 से, 2 का 31 से, 3 का 30 से, and so on till 16th वाले सीड प्लेयर का होगा 17 सीडेड प्लेयर से. दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राउंड 1. तो यहाँ तक का ये आपको मैंने बता दिया. अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, विनर ऑफ मैच नंबर 1 प्लेज विद द विनर ऑफ मैच नंबर 16. तो मैच नंबर 1 इनका जो विनर होगा वो खेलेगा जो लास्ट वाले मैच का विनर होगा उसके विनर के साथ. दैट वुड बी द फर्स्ट मैच ऑफ राउंड 2, और आगे ऐसे ही चलता रहेगा. तो ये पूरे टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर है. अब जो लोग स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं, जो टेनिस वगैरह देखते हैं, उनके लिए थोड़ा समझना ईजी है, बट आई होप बाकी लोगों को भी समझ आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है. नाउ क्वेश्चंस देखते हैं क्या है. इफ देयर आर नो अपसेट्स इन द फर्स्ट राउंड एंड ओनली मैच 6 7 8 ऑफ द सेकंड राउंड रिजल्ट्स इन अपसेट्स, देन हु वुड मीट लिंडसे डेवनपोर्ट इन द क्वार्टर फाइनल्स इन केस डेवनपोर्ट रीचेस द क्वार्टर फाइनल. तो फिर से एक प्रॉब्लम आ जाएगी, अपसेट क्या होता है. अपसेट का मतलब इन्होंने वैसे ब्रैकेट में दे भी दिया है, लोअर सीडेड प्लेयर बीटिंग द हाईएस्ट सीडेड प्लेयर, दैट इज कॉल्ड अपसेट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बताया था कि अगर रैंक 2 का रैंक 31 के साथ मैच होता है, तो देखा जाए तो रैंक 2 इज अ बेटर प्लेयर, 31 इज अ नॉट सो बेटर प्लेयर. तो
अगर देखा जाए आपसे कोई पूछे कि कौन जीतेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि रैंक 2 जीतना चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस इस मैच में 31 रैंक वाला जीत जाए, 31 सीडेड प्लेयर जीत जाए, मैं इसको रैंक बोल रहा हूँ जिसको आप समझने में आसान रहे, अगर अदरवाइज टर्मिनोलॉजी इज द सीड, तो 31 सीडेड प्लेयर अगर जीत जाए तो दिस इज कॉल्ड एन अपसेट, क्योंकि एक नॉट सो गुड प्लेयर ने एक गुड प्लेयर को हरा दिया, तो दैट इज कॉल्ड एन अपसेट। तो आपसे कहा गया है कि पहले राउंड में कोई अपसेट नहीं हुए, दूसरे राउंड में सिर्फ 6, 7, 8th मैच में अपसेट हुई है। तो पहले राउंड में कोई अपसेट नहीं हुई, यानी जिसकी रैंक कम होगी, जिसकी सीड कम होगी वो जीत जाएगा, यानी यहाँ से 1 विल विन, यहाँ से 2 विल विन, यहाँ से 3, 4 एंड सो ऑन, और आगे राउंड 2 में पहुँच जाएंगे। तो राउंड 2 में कौन कौन आएगा, पहले 1 आ जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब जो फर्स्ट वाला है उसका मैच होगा 16 और 17 के विनर के साथ, और 16, 17 का विनर कौन होगा, 16th होगा, क्योंकि जिसकी सीड कम होगी वो जीत जाएगा, क्योंकि अपसेट तो कोई हो ही नहीं है। सो सिमिलरली 8th विल प्ले विथ 9th, ये आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15, सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ राउंड 2। तो ये पूरा राउंड 2 की स्ट्रक्चर हो जाएगी, क्योंकि कोई अपसेट नहीं हुई है। अब उसने कहा कि राउंड 2 के 6, 7, 8th मैच में हो गई है अपसेट, यानी यहाँ से कौन जीतेगा, जिसकी ज़्यादा सीड होगी, यानी 11 जीत जाएगा, यहाँ से 10th जीत जाएगा, यहाँ पे 9 जीत जाएगा। अपसेट मतलब जो हाईएस्ट सीडेड प्लेयर होगा, हाइयर सीडेड प्लेयर, वो जीतेगा। तो ये हो गई है अपसेट, और दैट विल बी द स्ट्रक्चर। बाकी में अपसेट नहीं हुए तो जो लोअर सीडेड प्लेयर है वो जीत जाएगा। सो दीज आर द विनर्स, these are the winners। तो राउंड 3 में उसने पूछा है कि लिंडसे डेवनपोर्ट के साथ कौन खेलेगा। अब ये लिंडसे डेवनपोर्ट कौन है भाई, दिस इज लिंडसे डेवनपोर्ट, सीड 2 प्लेयर। तो सीड 2 प्लेयर के साथ कौन खेलेगा राउंड 3, तो दिस इज सीड 2 प्लेयर। फर्स्ट के जो विनर है वो लास्ट वाले मैच के विनर के साथ खेलेगा, यानी 1 और 9 के बीच में मैच होगा। सेकेंड का जो विनर है उसका मैच होगा इस विनर के साथ, यानी 2 का मैच होगा 10 के साथ। तो 2 थे लिंडसे डेवनपोर्ट, उसका मैच होगा 10th सीडेड प्लेयर के साथ। हु इज 10th सीडेड प्लेयर, 10th सीडेड प्लेयर इज वीनस विलियम्स। द करेक्ट आंसर वुड बी वीनस विलियम्स। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि मैंने कैसे ये सॉल्व किया, क्योंकि ये समझ आ गया तो बाकी तीनों क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड हैं। अगर समझ नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। Second question says, if the top 8 seeds make it to the quarterfinal, then who amongst the player listed below would definitely not play against Maria Sharapova in the final in case Sharapova reaches the final? Top 8 seeds make it to the quarterfinal. Quarterfinal is round 3. तो तो कह रहे हैं कि पहले 8 के 8 पहुंच जाते हैं क्वार्टर फाइनल में। सो दैट मीन्स कोई अपसेट नहीं होगी, तो यहाँ से 11th की जगह 6th ही जीतेगा, यहाँ पे 7th जीतेगा और यहाँ पे 8th जीतेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन में कहा गया कि अगले राउंड में पहुँच जाते हैं। तो अब राउंड 3 की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, 1, 2, 3 एंड 4। 1 विल प्ले विद द विनर ऑफ दिस, यानी 8th के साथ, ये 7th के साथ, ये 6th एंड ये 5th के साथ। दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ राउंड 3। अब मारिया शारापोवा कौन है, मारिया शारापोवा इज सीड 1 प्लेयर। तो मारिया शारापोवा सीड 1 प्लेयर है, तो राउंड 3 में इसका मैच होगा, राउंड 3 इज क्वार्टर फाइनल, उसके बाद राउंड 4 होगा विच इज सेमीफाइनल, उसके बाद होगा फाइनल। और मारिया शारापोवा कह रहा है कि फाइनल में पहुंच जाती है, तो उसका फाइनल में किसके साथ मैच नहीं होगा ये हमें बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो राउंड 3 से आगे पहुंच रही है तो वो 8 को तो हरा ही देगी। तो जो 8 सीडेड प्लेयर है उसका फाइनल में मैच नहीं हो सकता इसके साथ, तो आंसर शुड बी 8 सीडेड प्लेयर। 8 सीडेड प्लेयर कौन है, सेरेना विलियम्स। तो द आंसर शुड बी सेरेना विलियम्स, बट सेरेना विलियम्स इज नॉट इन द ऑप्शंस। ऑल राइट, तो सेरेना विलियम्स तो नहीं है ऑप्शन में। तो अब अगले राउंड में देखते हैं, अगर ये सेमीफाइनल में पहुंचती है तो सेमीफाइनल में इसका मैच किससे होगा, 4 और 5 के विनर से। 4 और 5 के विनर से, तो 4 और 5 में से एक तो पहले ही बाहर हो जाएगा और एक को ये सेमीफाइनल में बाहर कर देगी, क्योंकि 1 को तो हमें आगे लेके जाना ही है।
4 और 5 दोनों में से किसी का भी उसके साथ फाइनल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसको पहले ही हरा चुकी होगी। 4 और 5 में से एक क्वार्टर फाइनल में हार जाएगा और एक सेमीफाइनल में मारिया शारापोवा से हार जाएगा। तो 4 एंड 5 कौन है? किम क्लिस्टर्स एंड स्वेतलाना कुजनेत्सोवा। तो इन दोनों में से भी उसका फाइनल नहीं हो सकता। तो किम क्लिस्टर्स इज देयर, किम क्लिस्टर्स इज देयर, सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इट सेज इफ इन द फर्स्ट राउंड ऑल द इवन नंबर्ड मैचेस एंड नन ऑफ द ऑड नंबर मैचेस रिजल्ट्स इन अपसेट्स and there were no upsets in the second round, then who would be the lowest seeded player facing Maria Sharapova in semi final? तो सारे इवन नंबर मैचेस में अपसेट हो गया है राउंड 1 में। अपसेट मतलब ज़्यादा सीड वाला विनर हो गया है, वो भी इवन नंबर मैच में। तो 2-4, तो 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इन मैचेस में जो ज़्यादा सीड वाला प्लेयर है वो जीत गया। यानी यहाँ से 31 जीत जाएंगे, यहाँ से 29, जिन पे मैंने सर्कल किया वो वाले जीत जाएंगे, वो राउंड 2 में पहुँच जाएंगे। तो राउंड 2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगी अब। तो दिस इज राउंड 2। सो 1 वुड बी देयर, 1 के बाद आपका आ जाएगा 31, 31 के बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 29, 29 के बाद 5, फिर 27, उसके बाद 7, उसके बाद 25। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग तो ये हो जाएंगे। और उसके बाद 1 वाले का मैच होगा लास्ट वाले के विनर के साथ। लास्ट वाले का विनर है 17, तो 1 का मैच होगा 17 के साथ। 31st का विनर होगा सेकेंड लास्ट के विनर के साथ, विच इज़ 15, so that would be 15. So next would be 19, this is 13, 21, 11, 23 and 9. तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा राउंड 2 का। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको दोबारा से आपको सॉल्व करना है, इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में इसको समझा रहा हूँ। तो बी विथ मी इन द एंटायर क्वेश्चन, आराम आराम से इसको सॉल्व करिएगा, टेक योर टाइम। तो ये स्ट्रक्चर बना राउंड 2 का, कोई अपसेट इसमें उसके बाद नहीं होगा। ये आगे कहा गया है, यही कहा गया है ना, देयर आर नो अपसेट्स इन द सेकेंड राउंड। तो सेकेंड राउंड में कोई अपसेट नहीं हुआ, यानी अब जिसकी लो सीड होगी वही विनर होगा। तो यहाँ से विनर बनेगा 1, यहाँ से 15, इधर से 3, इधर से 13 एंड सो ऑन। तो राउंड 3 में कौन कौन जाएगा? अब 1 चला जाएगा, उनके बाद 15, उसके बाद 3, उसके बाद 13, और 1 वाले का मैच होगा लास्ट वाले के विनर के साथ, विच इज़ 9। तो 1 का मैच होगा 9 के साथ। 15 का मैच होगा सेकेंड वाले विनर के, सेकेंड लास्ट वाले विनर के साथ, विच इज़ 7। सिमिलरली आगे होगा 11 और उसके बाद होगा 5। तो ये स्ट्रक्चर होगा राउंड 3 का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में कहा गया विच कुड बी द लोएस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारापोवा इन द सेमीफाइनल। तो लोएस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग मारिया शारापोवा, तो मारिया शारापोवा है सीड 1। तो सेमीफाइनल में इसका मैच किसके साथ होगा? 1 का मैच होगा 5 और 13 के विनर के साथ। इसमें से लोअर सीडेड प्लेयर कौन है? सीड नंबर 13। ध्यान रखिएगा, 5 इज द हाईएस्ट सीडेड प्लेयर, हाइयर सीडेड प्लेयर, 13 इज द लोअर सीडेड प्लेयर। तो 13 वाले के साथ इसका मैच हो सकता है। 13 इज एनेस्थेसिया मिस्कीना, एनेस्थेसिया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। So this is the correct one here. Now let's move on to the fourth question. Fourth question says if Elena Dementieva, Serena Williams loses the second round, Justin Henin and Nadia Petrova make it to the semi-final, then who would play Maria Sharapova in the quarter-final if Sharapova reaches quarter-final? तो Elena Dementieva, Serena Williams, Justin Henin, Nadia Petrova, इन चारों को देखते हैं कौन कौन है। So Serena Williams, Nadia Petrova, जस्टिन हेनिन, देमेंतोवा, सेरेना विलियम्स, नादिया पेट्रोवा भी थी क्या? नादिया पेट्रोवा इज ऑल्सो देयर। सो 6, 7, 8, 9 की बात हो रही है। इनके बारे में हमें कुछ कहा गया है।
इसमें से उसने क्या कहा है कि सेरेना एंड एलेना लूज इन द सेकेंड राउंड. तो सेरेना विल लूज, एलेना विल लूज एंड दे विल गो टू द नेक्स्ट राउंड. तो 6th and 8th will lose in the second round. 7 and 9 will reach to the semi-finals. Then who would play Maria Sharapova in the quarter-final if she reaches the quarter-final? तो राउंड 2 में ये हार जाते हैं. तो राउंड 2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, ये जो बनाई थी हमने. अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ये राउंड 2 होगा. उसमें हमें 6, 7, 8 और 9 के बारे में कुछ कहा गया है. आपसे कहा गया है 6 and 8 will lose. So 6 will lose here in the second round. 8th will lose here in the second round. राउंड 3 में शारापोवा का मैच किससे साथ होगा? राउंड 3 में शारापोवा इज दिस वन, रैंक 1, सीड 1. इसका मैच होगा विनर ऑफ लास्ट मैच, यानी 8th और 9th के विनर के साथ. 8th तो लूज कर गई है, तो दैट मीन्स शारापोवा का मैच होगा 9th के साथ इन द राउंड 3. एंड 9th पे कौन है? नादिया पेत्रोवा. तो शारापोवा का मैच होगा नादिया पेत्रोवा के साथ. दैट मीन्स थर्ड ऑप्शन. तो ये आपका पूरा सेट सॉल्व हो गया. इसको एक बार दोबारा सॉल्व करिएगा. एज आई सेड इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सेट. मैंने जानबूझ के डिफ़िकल्ट सेट उठाया सो दैट आपको हैबिट हो जाए ऐसे ऐसे सेट सॉल्व करने की. एंड दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. इसमें हमने गेम्स एंड टूर्नामेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए. उससे पहले हमने स्कैटर प्लॉट सॉल्व किया. देन वी सॉल्व उससे पहले अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, देन ग्रुपिंग्स एंड कंडीशंस के क्वेश्चंस, बार ग्राफ. वी सॉल्व द कैट 2017 का क्वेश्चन जिसमें LR और DI मिक्स था. देन अगेन DI सॉल्व किया हमने केसलेट बेस्ड एंड पाई चार्ट्स. एंड कैट 2019 का एक सेट सॉल्व किया था जिससे हमने स्टार्ट किया था. तो ये आपका कंप्लीट रिविजन हो गया है ऑलमोस्ट. उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स बचते हैं बट ड्यू टू द पॉसिटी ऑफ टाइम हर एक चीज़ कराना पॉसिबल नहीं था. बट आई ट्राई टू पिक ए मिक्सचर ऑफ इजी, मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट सेट्स. तो एक सेट इजी था, कुछ सेट मॉडरेट थे और 2-3 सेट काफ़ी डिफ़िकल्ट भी थे. इनफैक्ट 3 सेट्स वर डिफ़िकल्ट लेवल. तो आपको एक पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपका पूरा कैट का सेट कैसा आने वाला है. तो यू कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस ऑन द सिमिलर लाइन. एक आध सेट इजी होता है, 1-2 डिफिकल्ट होंगे और 1-2 मॉडरेट लेवल के होंगे. नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे इस बार नो बडी नोज. सो डू योर बेस्ट. एंड जो लोगों ने VARC वाला अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए VARC का रिविजन लेक्चर भी चेक कर लीजिए. इट विल हेल्प यू अ लॉट. So all the best for your exam and we'll meet again with something new. Till then, keep practicing.